नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज आपको ऐसे करिश्माई भ्रष्टाचार की दस्तक से सबसे पहले रूबरू कराएंगे जहां प्रकृति का नियम बदलकर जवानी में पेंशन बटोरी जा रही है। आम आदमी सोचता है कि वो युवा बना रहे, जवान दिखता रहे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि काश उम्र नहीं बढ़ती, जबकि सच है कि उम्र तो बढ़ेगी और उम्र वापस लौट नहीं सकती। लेकिन आज आपको राजस्थान के उस पेंशन घोटाले के खिलाफ दस्तक देनी है जहां 40 साल की उम्र में 62 साल का दिखाकर पेंशन ली जा रही है। राजस्थान में एक तरफ असली बुजुर्ग अपने जीवन के लिए जरूरी पेंशन को पाने में सरकारी दफ्तर की सीढ़ियां ही चढ़ उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वोट देने के बदले कम उम्र वालों को 60 साल पार का दिखाकर पेंशन वाला करप्शन किया जा रहा है। आज तक की दस्तक देती रिपोर्ट आज आपको बताएगी कि अकेले राजस्थान के एक जिले में ही करीब 5 करोड़ रुपए का पेंशन घोटाला सामने आ चुका है। आज तक संवाददाता शरद कुमार जब राजस्थान के इस पेंशन घोटाले के खिलाफ दस्तक देने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट करने उतरे तो उम्र आधार कार्ड में घटी दिखाकर पेंशन धारक बन जाने वाले लोग या तो घर छोड़कर भागने लगे या फिर घर के अंदर खुद को बंद कर लिया। बुजुर्गों के हक की पेंशन पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक संवाददाता शरद कुमार दस्तक देने जा रहे हैं। राजस्थान में वर्षों से उम्र बदलकर फर्जी फोटो लगाकर जवान लोग बुजुर्गों की पेंशन खा जा रहे हैं। नरपत 1974 में पैदा हुए, लेकिन जन्म का साल 1953 लिखवाकर 40 साल की उम्र से ही वो पेंशन उठाने लगे, जो 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों के लिए सरकार देती है। देवाराम की पैदाइश का साल 1970 है, लेकिन अपना जन्म का साल 1961 लिखा दिया और फिर 51 साल की उम्र में ही खुद को 60 साल का दिखाकर 2021 से पेंशन खाते में सीधे लेना शुरू कर दिया। ओम प्रकाश पैदा हुए 1972 में, कागज पर 1962 की पैदाइश लिखाई, 48 साल की उम्र में 60 साल पार का बन गए, पेंशन पाने लगे। विष्णु और भी करामाती निकले, पैदा 1969 में हुए, सरकारी योजना में 1956 लिखाया, 45 साल की उम्र में ही बुजुर्ग बनकर 10 साल से पेंशन ले रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार राजस्थान में अंबेडकर भवन की सीढ़ियों से उतरते असली बुजुर्ग हो रहे हैं। महराज शर्मा 68 साल के हैं। महराज शर्मा और उनकी पत्नी को 6 महीने से राजस्थान में ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल पा रही है, जबकि विक्रम सिंह राठौड़ 72 साल के हैं। इन्हें अधिकारी पेंशन देने के नाम पर दौड़ा रहे हैं। 5-6 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ और मेरी जनवरी और फरवरी की मेरी वाइफ की पेंशन बाकी, अभी 2 महीने की अभी करंट में बाकी है। ऑफिसरों के पास में गया तो वो बोलते हैं कि जो पीछे की है ना उसको भूल जाओ, सरकार दिवालिया हो गई, सरकार के पास पैसा नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो मैं तो मतलब कुछ बोल नहीं सकता। जब चुनाव हुआ तो वो जो ओरिजिनल शुरू हुई पेंशन तो 2 महीने की तो आई, उसके बाद कोई पेंशन नहीं आई। फिर जब चुनाव के पास पहुंचे तो मेरी वाइफ की 6 महीने की आई, हमारी तो कभी आई नहीं। दरअसल अधिकारी सच नहीं बोल रहे। सरकार के पास पैसा कम नहीं है, बल्कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर बुजुर्गों की पेंशन स्कीम में करप्शन घोल दिया। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 40 बीघा जमीन है, आलीशान घर है, मगर वो भगवान शिव, समुद्र की तस्वीर ऑनलाइन लगवाकर पेंशन खाते में ले रहे हैं। जबकि नियम है कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग ही पेंशन ले सकते हैं। जिनकी सालाना आय 48,000 रुपए से कम है उन्हीं को पेंशन मिलेगी। जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन हो वही तय नियमों के साथ 1,150 रुपए हर महीने पेंशन सरकार से पाएंगे। लेकिन गरीबों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने वाली सरकारी मदद भी कुछ लोग रिश्वत खिलाकर हड़प जा रहे हैं। इसीलिए आज तक दस्तक दे रहा है। आज तक जब इन फर्जी पेंशनर्स के घर पहुंचा तो सबने एक दूसरे को फोन कर दिया और सब भागने लगे। संवाददाता शरद कुमार जयपुर से नागौर पहुंचे। गांव का नाम बलाया है। ये घर रेवंत राम का। घर जितना बड़ा दिख रहा है, अंदाजा लगाना आपको कठिन नहीं होगा कि ये बड़े किसान का घर है। बेटा पुलिस में काम करता है। और अब रेवंत राम का असली आधार कार्ड देखिए।
जन्म तारीख और साल लिखी है 10 सितंबर 1975, लेकिन पेंशन के लिए बनने वाले जन आधार कार्ड में लिखवाया गया 24 नवंबर 1953। फोटो की जगह मैगजीन का कवर पेज लगा दिया गया। 2013 में चुनाव के वक्त नेता अफसरों की मिलीभगत से रेवंत राम की पेंशन शुरू हो गई, जब उम्र केवल 38 साल थी। शिकायत हुई तो 2016 में पेंशन रुकी, लेकिन 18 के चुनाव के वक्त फिर से पेंशन एक जवान को बुजुर्ग वाली दिया जाना शुरू हो गया। आज तक संवाददाता शरद कुमार रेवंत राम के घर पहुंचकर पूछते हैं कि जवान होकर बुजुर्ग पेंशन उठाने वाले कहां हैं। घर वाले बोले बाहर गए हैं। दावा है रेवंत राम घर में ही छुप गया। बाइक लेके गए हैं। बाइक ले गए। बाइक ले कहाँ गए? खेत गए। अच्छा, किधर है खेत? करनाल के पास। शाम को फिर संवाददाता रेवंत राम के घर पहुंचे। अब की दरवाजा ही नहीं खुला। नागौर जिले के बलाया गांव का ये रेवंत राम का घर है। रेवंत राम जैसे ऐसे लोग हैं जो 40-42 साल की उम्र में अपनी उम्र 60 साल से ज्यादा करके पेंशन ले रहे हैं। सुबह आए थे हम इनके घर पर तो कहा गया था कि शाम को मिलेंगे। शाम को हम आए हैं तो घर का कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। दरअसल पेंशन का एक बड़ा फर्जीवाड़ा इस इलाके में चल रहा है। फर्जीवाड़ा करने में आरोप ई मित्र संचालक पर लगता है, जहां पेंशन फॉर्म पर फोटो की जगह मैगजीन का कवर दिखाया जाता है, आधार कार्ड लगता नहीं। ई मित्र संचालक कहते हैं खेल तो नेता और सरकारी कर्मचारियों का है। अधिकारी के लेवल से बाकायदान फ्रॉड किया गया होगा, या आप कह सकते हैं बाकायदान भाई किसी राजनीतिक दबाव में एक्सचेंज किया हो गया। हमारा सिस्टम ऐसा था कि भाई हम जन आधार से आवेदन हो, फिर उसको बाकायदान 2 लेवल से वेरीफाई किया जाता था। फर्स्ट और सेकंड लेवल वेरीफाई होता था, वो भी उसने वेरीफाई किया जो कर्मचारियों ने किया है। अब कह रहे कि मित्र वालों ने फर्जी किया। अब राम किशोर के घर जांच के लिए हम पहुंचते हैं। आधार कार्ड पर राम किशोर के लिखा है जन्म 1 जनवरी 1980, यानी अभी उम्र 44 साल की हुई। लेकिन राम किशोर ने पेंशन के लिए उम्र लिखवा दी 1 जनवरी 1962, और फिर साल 2021 में 41 साल वाला राम किशोर 61 साल का बनकर पेंशन लेने लगा। संवाददाता शरद इसके घर पहुंचे तो बाहर नहीं निकला, लेकिन राम किशोर के ताऊ गुस्सा आ गए कि आज तक की टीम बार बार फर्जी पेंशन लेने वाले इनके भतीजे का सच क्यों खोज रही है। शुरू तो अधिकारियों ने की, इन्होंने तो की नहीं। अप्लाई तो किया होगा ना? अप्लाई इन्होंने क्यों किया? पेंशन आनी शुरू हुई, गांव में और भी लोगों को आती है, बहुत सारों को आती है, उससे क्या है पता करो आप। सच ये है कि पूरे कुएं यानी सिस्टम में भ्रष्टाचार की भांग घुली है। तभी तो हरिराम काला और उनकी पत्नी शिवरी 42 और 45 साल की उम्र से पेंशन खाते में लेने लगे। 12 साल से बिना 60 साल की बुजुर्ग हुए पेंशन उठाते आ रहे हैं। आपकी उम्र नहीं हुई थी तो आपने वृद्धा पेंशन कैसे ले लिया आपने? मेरे को पता नहीं है साहब, इसने हमारा भाई ने ये घोटाला किया था और वो भी पेंशन चालू करवाई थी। सब काम ही का घोटाला करूड़ा गणपतिया का। मैं इसमें कुछ नहीं है, मैं तो इसको डॉक्यूमेंट मांग गया आधार कार्ड का चक्कर में इन कागज देर कियो और आधार कार्ड का चक्कर पेंशन चालू करा मारे वो लपड़ो गई। आप 10 साल से पेंशन तो आप ही ले रहे हैं? हाँ पेंशन तो हम ही ले रहे। पेंशन तुम्हारी मैं ही लूंगा, दूसरे गुण ले गाँव को बाहर था। आपकी पत्नी भी ले रही थी? हाँ ले रही थी। चोर तो है ही, कोई तो है ही वजह, मैं एक लो चोर थोड़ा ही हूँ। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, लोग पेंशन घोटाले को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ बैठे हैं और कलेक्टर नागौर के कहते हैं जांच हो रही है। बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं, पूरे राजस्थान में ही हैं, तो ये एक रेगुलर है जिसमें हम वेरिफिकेशन करते रहते हैं इनका, और हर साल इनका वेरिफिकेशन होता है। तो जहाँ भी कमियां मिलती है उसको हमेशा सुधार करते हैं, ठीक करते हैं। मंत्री भी कहते हैं कार्रवाई होगी। विभाग की तरफ से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को फायदा मिले, इसके लिए विभाग और सरकार मुस्तैद है, और अगर कोई अपात्र व्यक्ति होता है तो निश्चित ही उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन कार्रवाई कैसे होगी? अकेले नागौर जिले में 5 करोड़ रुपए की पेंशन फर्जी बुजुर्गों के खाते में वर्षों से जा रही है। इस पूरे खेल में सरपंच, ग्राम सेवक, ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारी, पेंशन विभाग के कर्मचारी, स्थानीय नेता शामिल बताए जाते हैं। कर्मचारी युवा को बुजुर्ग बनाकर पेंशन दिलाने के बदले रिश्वत लेते हैं और नेता
फर्जीवाड़ा करके पेंशन दिलाने के बदले वोट। ओरिजिनल उसका डॉक्यूमेंट मांगते नहीं है, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से अधिकारी मिलान नहीं करते। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं और ओरिजिनल से मिलान करते हैं तो ये गड़बड़ी होती नहीं है। ये कहते हैं पेंशन वाले जो पेंशन लेते हैं वो घोटाला करते हैं। जब अधिकारी शामिल नहीं हुए तो वो घोटाला कैसे करेगा? अधिकारी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान करेगा तो वो कितना भी गलत काट छांट करके ले जाएगा तो उसकी पेंशन थोड़ी बंधेगी। वो तो अधिकारी की मर्जी से बनती है ना, और अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं। राजस्थान में ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत 51 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। सोचिए, एक जिले का हाल हमने आपके सामने रखा है, और जिलों में कितना बड़ा ये गड़बड़ झाला हो सकता है। शरद कुमार, नागौर, आज तक। पेंशन के बाद पुल से जुड़े भ्रष्टाचार के दावे वाली दस्तक अब आपको दिखाते हैं। खबर उत्तर प्रदेश की है, शहर है कानपुर। वो शहर जहां एक मिठाई की दुकान का बोर्ड आपको याद कराते हैं, लिखा होता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। उसी कानपुर में 2 महीने पहले 61 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुल के जॉइंट खुल गए हैं। भ्रष्टाचार की सीमेंट, बालू, ईंट की मिलावट का आरोप कोई और नहीं, खुद बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं। नौबत आ गई। देखिए, पुल में अभी दिख रहा है कि जॉइंट्स ये लोग बदल रहे हैं, और अभी से जिस पुल में जॉइंट्स बदलने का नंबर 25 से 30 साल बाद आता है, मात्र 2.5 से 3 महीने में इसको जॉइंट ये लोग बदल रहे हैं। अब मसाला पे जब देखा हमने तो मसाला बिल्कुल भरभरा रहा, उसमें कहीं सीमेंट की मात्रा नहीं। मैंने उसका सैंपल भरवाया है डीएम कानपुर नगर के माध्यम से। मैं उसको IIT से जांच कराऊंगा और इसकी न्यायिक जांच की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के इस रिज्यूम में भी, पिछले रिज्यूम में भी बहुत ईमानदार से चलने वाली सरकार को ये कुछ लोग अपनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का असफल प्रयास कर रहे हैं और ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतनी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, पर ये कुछ गंदे लोग जिनको जांच उपरांत सजा मिलनी चाहिए, इस व्यवस्था को हम लोग देखेंगे और इनको ठीक करेंगे कि हम जनता की जान के साथ किसी भी कीमत पर मैं खिलवाड़ नहीं होने दे सकता। शिकायत हुई तो फिलहाल ये पुल जनता के लिए बंद कर दिया गया, जहां 2 महीने में ही पुल की पोल खुलने लगी। 61 करोड़ की लागत से ये पुल बना। 3 साल का लंबा वक्त इसके निर्माण में लगा और मात्र 3 महीने के अंदर ही इसके सारे जॉइंट्स हैं वो खुल गए। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो जॉइंट्स हैं जो अंदर लगाए जाते हैं ताकि जो है वो पुल बंधा रहे और किसी तरीके की इसमें कमियां ना है, वो जॉइंट्स पूरे यहाँ से खुल चुके हैं। कुछ अधिकारी ये सेतु निगम के जिन्होंने इस पुल का निर्माण किया, लाखों लोग यहाँ से श्रद्धालु पनकी मंदिर में दर्शन करते हैं और अभी तो इस पर कोई ट्रक नहीं चला, केवल इस पर साइकिल और मोटरसाइकिल और कार बस इतने चले हैं और इस पुल को अभी बंद करना पड़ा। इसके जॉइंट्स अभी यहाँ से नीचे सीधे दिख रहा है, नीचे ट्रैफिक खुला, अगर कोई बच्चा यहाँ से जाए या कोई एम्बुलेंस जाए तो अभी वो यहीं से भी नीचे गिर सकता है। जनता का 61 करोड़ रुपए लगाकर अगर पुल 2 महीने में फिर से वेंटिलेटर पर चला जाए तो क्यों ना ये माना जाए गड़बड़ी बड़ी हुई। जहां बीजेपी विधायक खुद ही पुल में इस्तेमाल हुए सीमेंट, बालू, ईंट, रोड़ा सब इकट्ठा करके जांच कराने को भेजने का दावा करते हैं। ये मुझको कतई बर्दाश्त नहीं है। कोई तमाम गरीब लोग इस पुल से चलते हैं, तमाम भगवान बजरंगबली के मंदिर के, पनकी के मंदिर के दर्शन करने लोग इस पुल से जाते हैं और अगर कोई हादसा हुआ, सड़क पूरी क्रैक मार गई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, सड़क में ढाल अभी से बन गई है 2.5-3 महीने में, तो इनको जांच करा करके, और मुझे लगता है कि इनको जीवन में ऐसी नजीर इन्होंने देखी नहीं होगी जो अब जांच के बाद इनको दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ जी को पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती कि वो ईमानदार व्यक्ति, वो कभी भी इस प्रकार की चीजों से समझौता तो बहुत दूर की बात है, सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, सख्त कार्रवाई के लिए।
दस्तक देता सवाल है, क्या निर्माण के दौरान ही सरकारी एजेंसियां जांच नहीं करती या फिर जांच के वक्त नोटों की गड्डी की रोशनी से ईमानदारी की आंख को रतौंधी हो जाती है? फिलहाल कानपुर वाले पूछते हैं, हनुमान जी के धाम को ले जाने वाले पुल में अगर भ्रष्टाचार की लंका खड़ी की गई तो फिर कार्रवाई की गदा कब उठेगी? और अब आज की वो दस्तक जो आई आज है, लेकिन इस पर गूंज आपको आगे भी सुनाई पड़ेगी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिर से कार्यभार संभाल लिया। अपराधियों को चेतावनी भी दे दी कि कहा कि या तो सुधर जाएं या फिर प्रदेश छोड़ दें। लेकिन खबर इससे भी बड़ी आई। आज नायब सिंह सैनी ने कोटे में कोटा का नया प्रयोग कर दिया है। दलितों में भी जो दलित पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए अनुसूचित जाति के तय आरक्षण में वंचित दलितों के लिए कोटा निकालने का फैसला किया है। यानी आरक्षण के भीतर भी कोटा लागू किया जाएगा ताकि आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिल सके, जिसका विरोध मायावती ने किया। ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी फैसले के आधार पर अब हरियाणा में शपथ के बाद कामकाज संभालने वाले नायब सिंह सैनी ने पहली कैबिनेट बैठक में फैसला कर लिया कि हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एससी के लिए 20% तय आरक्षण में एक कोटा निकलेगा, जिसमें सरकारी नौकरियों में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिश के आधार पर दलितों को मिलने वाले 20% आरक्षण में 10% आरक्षण सीधे वंचित दलितों को दिया जाएगा। इसी के बाद मायावती ने सबसे पहले सवाल उठाया है। कहा है कि हरियाणा सरकार का फैसला दलितों को आपस में लड़ाने के लिए है। मायावती ने हरियाणा सरकार के फैसले को दलित विरोधी ही नहीं बल्कि आरक्षण विरोधी बताया, लेकिन कांग्रेस घुमा फिरा कर बात कर रही है। ये चीफ मिनिस्टर की बात पर मैं तो विश्वास करता नहीं और जनता ने विश्वास कर लिया। जनता को के साथ आज ही धोखा शुरू हो गया। ऐसे ड्रामा करने से ठीक है, बाय डिफॉल्ट कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है, लेकिन जनता देख रही है, जनता समझ रही है, तो ये फॉरएवर थोड़ा ही है। इस फैसले पर कांग्रेस सीधे नहीं बोलेगी क्योंकि अभी वो फैसले को समझेगी, जमीन पर उसका असर देखेगी। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान को यह फैसला मंजूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दलितों के आरक्षण में सब कोटा निकालने का विरोध सबसे ज्यादा खुद चिराग पासवान ने किया था। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। दावा तो बीजेपी ने यह किया था कि वो खुद दलितों के आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन नहीं करती, लेकिन हरियाणा में ऐसा करने के पीछे वजह है। हरियाणा में कुल दलित वोट 22.50% का है। इसे दो भाग में बांटें तो 8.5% वोट दलितों में थोड़ा सबल जातियों का है। बाकी 14% वंचित दलित जातियों का वोट है, जिन्हें पहले ही बीजेपी ने डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का नाम देकर कई ऐलान किए थे। हरियाणा में दलितों की 17 आरक्षित सीट में 9 वंचित दलित वर्ग को ही बीजेपी ने टिकट दिया था। 8 अन्य अनुसूचित जाति को दावा है 8.5% अन्य दलित का वोट तो सभी दलों में बटा, लेकिन 14% वंचित दलित का बड़ा हिस्सा बीजेपी को हरियाणा में मिला। तभी तो पिछली बार के मुकाबले आरक्षित सीट पर बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा फायदा मिला है। बीजेपी वंचित दलित पर अभी पूरा फोकस कर रही है, जिनको लेकर पहला फैसला हरियाणा से आया। अब आगे पता चलेगा इस फॉर्मूले पर राजनीति की राह कितनी सरल होगी या फिर कठिन। और अब आप दस्तक दीजिए उस वीवीआईपी वाद के खिलाफ जो भगवान के घर भी अपना रसूख दिखाने से पीछे नहीं हटता। तभी तो विवादों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे आ गए हैं, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे और महाकाल मंदिर में नियमों को ताक पर रखकर गर्भगृह के भीतर अपनी पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ दर्शन करने पहुंचे। चारों ने गर्भगृह में 5 मिनट से अधिक का समय बिताया, जबकि पिछले 1 साल से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। सिर्फ पुजारी ही यहां तक जा सकते हैं। इनके अलावा अखाड़े में संत महंत और केंद्र सरकार राज्य सरकार के
चुनिंदा मंत्रियों को ही गर्भगृह में जाने की अनुमति होती है। इसी नियम की वजह से आम जनता को दूर से दर्शन करना होता है। लेकिन जब सांसद श्रीकांत शिंदे पत्नी समेत गर्भगृह तक गए तो सवाल उठा कि क्या जनता के लिए नियम है और वीआईपी के लिए छूट। इसी के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष और उज्जैन जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है, कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सुपुत्र हो या अन्य वीवीआईपी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, संतरी हो या विधायक हो, दादागिरी से गर्भगृह में जाते हैं। मुझे लगता है कि ये राजशाही में जी रहे हैं। एक तरफ प्रजातंत्र और लोकतंत्र वाले जो लोग जिनके आशीर्वाद से ये सांसद, विधायक, मंत्री बने, वो 50 फीट दूर से एक बार बाबा की झलक पाने के लिए 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तानाशाही और ये अभी मुझे लगता है कि इनको लगता है कि पिछले 100 साल में जी रहे हैं, ये राजशाही में जी रहे हैं, ये राजकुमार समझते हैं, अपने आप को राजा समझ रहे हैं। तो हमारे राजा धीराज भगवान महाकाल और प्रभु महाकाल इनको सद्बुद्धि दे। और प्रभु अब जब शासन प्रशासन और जो लोग बैठे हुए लोग हैं, जो व्यवस्थापक, वो व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है कि भगवान महाकाल ही प्रभु का तीसरा नेत्र खुलेगा और ये भस्म होंगे। क्योंकि 140 करोड़ देशवासी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके श्रद्धालु भगवान की एक झलक के लिए अपनी मनोकामना लेकर आता है और वो बड़ी मुश्किल से दर्शन कर पाता है। और 6-6 मिनट 8-8 मिनट 10-10 मिनट सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री दादागिरी से अंदर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को जो है मंदिरों में जाने से एलर्जी है। हम जहाँ पर जाकर दर्शन ले रहे हैं तो उधर भी लोगों को एलर्जी है। उनको तो खुद तो लेते नहीं है दर्शन, दूसरे को भी लेने से रोकने का काम यहाँ पर इतने सालों तक वो करते आ रहे हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। तो उनसे दूसरी कोई अपेक्षा जो है हम लोग नहीं कर सकते। पिछले साल जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, तब नेतन्याहू ने कहा था कि उनके देश के इतिहास में सबसे बुरा नरसंहार को अंजाम देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, खासकर याह्या सिनवार, जिसे इजराइल की सेना ने हमले का मास्टरमाइंड बताया। इजराइल ने कल उसके मारे जाने का ऐलान कर अपने इंतकाम को पूरा कर लिया। याह्या सिनवार के मारे जाने के आखिरी 20 सेकंड का वीडियो इस समय वायरल है, जिसे देखकर हर कोई इजराइल की बहादुरी की बात कर रहा है। ये तस्वीर ऐतिहासिक बन चुकी है। इतिहास में दर्ज हो चुकी इजराइल की जीत की तस्वीर है ये, क्योंकि वीडियो हमास चीफ हानिया सिनवार की जिंदगी के आखिरी 20 सेकंड का है। इजरायली सेना का ड्रोन टूटी फूटी इमारत की पहली मंजिल में दाखिल होता है। आगे बढ़ता ड्रोन कमरे में कुछ ऐसा देखता है कि रुक जाता है। ध्यान से देखने पर सोफे पर एक शख्स बैठा हुआ दिखता है। धूल से सना और सोफे पर हरे कपड़े से चेहरा ढककर बैठा ये सिनवार है, जो करीब आए ड्रोन को घूरता है। इसके बाद सिनवार करीब आते ड्रोन की तरफ एक डंडा फेंकता है और ड्रोन का कैमरा दूसरे कमरे की तरफ हो जाता है और बाद में दोबारा अपने दुश्मन पर फोकस हो जाता है। इसके कुछ ही देर बाद इस इमारत पर इजराइल मिसाइल और टैंक के गोले से हमला करता है। सामने की दीवार टूट जाती है और सिनवार यहीं ढेर हो जाता है। ये वही टैंक है जिसके गोले ने सिनवार की जान ली। Day, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. सिनवार के खात्मे के बाद इजराइल में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि इसी ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। उसी ने इजराइल में घुसकर इस तरह के खून खराबे की पूरी प्लानिंग की थी, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को अगवा कर लिया गया। तभी से सिनवार गायब था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल को अपना ये दुश्मन तकदीर से मिला। सिनवार के चांस एनकाउंटर की कहानी 16 अक्टूबर को दक्षिणी गाजा के शहर राफा में शुरू हुई। इजराइल डिफेंस फोर्स की डिवीजन राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान इजरायली सैनिक को एक संदिग्ध व्यक्ति इमारत में घुसता हुआ दिखा। जैसे ही सैनिक इमारत के पास पहुंचे, उनके ऊपर अंदर से ग्रेनेड फेंके गए। इसके बाद सैनिक पीछे हट गए। उन्होंने इमारत के अंदर ड्रोन भेजा। ड्रोन को इमारत के अंदर सोफे पर बैठा एक घायल व्यक्ति दिखा। स्कार्फ से उसका चेहरा ढका हुआ था। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंककर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला किया और वो लौट गए। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने जिस शख्स को मारा है वो कौन है।
अगले दिन गुरुवार सुबह इजरायली सैनिक घटनास्थल पर वापस लौटे। सफाई के दौरान उन्हें एक शव मिला जो सिनवार से काफी मिलता जुलता था। किसी को यकीन नहीं था कि जिस सिनवार को इजराइल इतने सालों से ढूंढ रहा है वो इतनी आसानी से मिल जाएगा। Good day for the world. We got I'm called people now to congratulate and getting Sinwar. They have a lot of blood in his hands. American blood, Israeli blood, and others. And I told him that we were really pleased with his actions. And further that now's the time to move on. Move toward a ceasefire in Gaza. Make sure that we move in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. It's time for this war to end and bring these hostages home. इसी साल 23 सितंबर को भी इजरायली सेना ने सिनवार को मारने का दावा किया था। हालांकि कुछ ही दिन बाद उसके जिंदा होने की खबर मिली। इसके चलते इजरायल ने एकदम से उसकी मौत की पुष्टि नहीं की। सैनिकों ने पहले शव को सिनवार के चेहरे से मिलाने की कोशिश की। दोनों के चेहरे, दांत और हाथ में घड़ी को मिलाकर देखा। इसके बाद भी पूरी तसल्ली के लिए सिनवार की उंगलियां काटकर फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट करवाने के लिए इजरायल भेजा गया और इसका रिजल्ट आने पर ही उसके मारे जाने की पुष्टि की। רופאי השיניים המתנדבים של משטרת ישראל בעצם מקבלים מהשטח תמונות של השיניים שלו ומשווים לנתונים קודמים שיש לנו ומוודאים כך זיהוי חד דרכי של יחיא סנוואר וגם שיניים של יחיא סנוואר. כל הנתונים האלה מצויים בידי משטרת ישראל ובידי שב"ס ולמעשה אנחנו משתמשים בנתונים קודמים על מנת להשוות. इससे पहले जब भी सिनवार को देखा गया था वो अपने साथ बंधकों को ढाल बनाकर चलता था, लेकिन इस बार उसके साथ कोई बंधक नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि वो चुपचाप किसी की नजर आए बिना राफा से उत्तरी इलाके में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस तरह कहा जा सकता है कि इजराइल का दुश्मन अचानक उससे टकरा गया। Yahya Sinwar, the leader of Hamas, who was killed in an Israeli military operation in Gaza yesterday, was a brutal, vicious terrorist responsible for the death of American citizens, Israelis, and civilians from more than 30 countries across the world. पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल ने हमास के हमले के बाद सिनवार के खात्मे का ऐलान किया था और इस तस्वीर के जरिए उसने दुनिया को बता दिया कि वो जो कहता है करके दिखाता है। सिनवार भले ही इजरायल को अचानक मिल गया हो, लेकिन उसकी मौत, उसका शव इजरायल के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। सिनवार को इजरायल का लकी ब्रेक बताया जा रहा है क्योंकि सिनवार के लिए जाल नहीं बिछाया, फिर भी वो मारा गया। सिनवार का आखिरी वीडियो इजरायल की सांकेतिक विजय है। हमास के ऊपर इजरायल की तकनीकी बढ़त साबित हुई। इजरायल को बर्बाद करने वालों ने ही गाजा को तबाह किया। हमास के भविष्य पर सवाल उठे, नेतृत्व कौन करेगा, बड़ा सवाल बना। सिनवार के शव को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर सकता है इजरायल। सिनवार के शव के बदले में इजरायल बंधकों की रिहाई मांग सकता है। हमास के अंदर बेचैनी बढ़ी, हौसला टूट सकता है उसका और वो सीज फायर कर सकता है। हालांकि ईरान और हमास की तरफ से सिनवार को एक योद्धा के तौर पर पेश किया जा रहा है जो आखिरी वक्त तक लड़ता रहा। अब आपको दिखाते हैं वो इलाका जहां याह्या सिनवार मारा गया। ये इलाका मिस्र बॉर्डर के करीब है। राफा का तेल अल सुल्तान है जहां एक बड़ा शरणार्थी शिविर है। इजरायली सेना पिछले महीने यानी सितंबर से ही इस इलाके पर अपनी पकड़ बना चुकी थी। वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। यहां से कुछ दूर एक सुरंग में कुछ विदेशी बंधकों को हमास ने मार डाला था। इजरायली सेना वहां तक पहुंची थी और इस इलाके पर पकड़ बनाने के दौरान ही उसकी अचानक एक मुठभेड़ में सिनवार मारा गया। नेतन्याहू अब चाहते हैं कि हमास हथियार डालकर उनके 101 बंधकों को रिहा कर दे। अगर हमास ने ऐसा नहीं किया तो इजरायल उसे छोड़ेगा नहीं। इजरायल की तैयारी पूरी है। अब आपको दिखाते हैं कि किन हथियारों से इजरायल ने सिनवार का शिकार किया। झक सफेद बालों और स्याह भौं वाला यह सिनवार इजराइल का मोस्ट वांटेड था, जिसे मारने के लिए इजराइल ने अपने सबसे पुख्ता हथियारों का इस्तेमाल किया। इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम इजराइल का सबसे छोटा ड्रोन है, जिसने इजराइल के सबसे खूंखार दुश्मन को सबसे पहले देखा। अर्बन वॉरफेयर में इजराइल की सेना का सबसे नया
और सबसे घातक हथियार ये ड्रोन ही है। मान लीजिए इजराइल की सेना को इस घर में कोई ऑपरेशन करना है तो ये ड्रोन सबसे पहले अकेला जाकर दुश्मन की तैयारी इजरायली सेना को दिखाएगा कि वो कहाँ छिपे हैं, कहाँ पर खतरा है। अब इस ड्रोन की मदद से मिली जानकारी का विश्लेषण करने के बाद इजरायली सेना इस घर में दाखिल होगी। इजरायली सैनिक अपने बैग से ये छोटा सा ड्रोन उड़ाते हैं और ये उनके आगे आगे उनकी आंखें बनकर चलता है। ये देखिए हर जगह ये पहले जाता है। जैसे इस वीडियो में इजरायली सैनिकों से ये पहले इमारत में घुसता है, चारों तरफ की तस्वीर दिखाता है। ये सब कुछ इजरायली सैनिक आराम से खड़े होकर देखते रहते हैं। अब ये इस इमारत के दूसरे कमरे में घुसता है और इजरायली सेना को इमारत में छिपे आतंकवादी की सटीक लोकेशन बता देता है और इजरायली सेना का काम बेहद आसान हो जाता है। इसीलिए इसे बनाने वाली इजरायली कंपनी एक्सटेंड इसे रणभूमि का पहला सैनिक पुकारती है, जो भले ही देखने में छोटा हो, लेकिन ये न सिर्फ इजरायली सेना को युद्ध भूमि में जीत दिलाता है बल्कि उन्हें सुरक्षित भी रखता है। सिनवार को मारने में इजरायली सेना ने IWI टेवोर X95 असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया, जो दुनिया का एकमात्र 3 कैलिबर वाला हथियार है। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विश्वसनीय, आधुनिक और चलाने में बेहद आसान। लंबी बैरल के बावजूद ये छोटा और हल्का हथियार है। शहरी और खुले युद्ध के हिसाब से ये डिजाइन किया गया है। एलीट IDF की जरूरत के हिसाब से इसे बनाया गया है। एकमात्र लाइट मशीन गन है जो इजरायली सेना का पसंदीदा हथियार है। छठा हथियार स्नाइपर राइफल है, जो अपनी उत्कृष्ट ताकत के लिए प्रसिद्ध है। ये पहले राउंड के दौरान सटीक निशाना लगाने और शूट करने के लिए डिजाइन की गई है। युद्ध क्षेत्र के वर्षों के अनुभव के बाद इस स्नाइपर को इजरायली रक्षा बलों की विशिष्ट इकाइयों के सहयोग से विकसित किया गया है। इस तरह इजरायल को भले ही अपने सबसे बड़े दुश्मन से इस तरह अचानक मुलाकात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ था। इसीलिए सिनवार को भागने का मौका ही नहीं मिला। हमास के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसे कौन संभालेगा, क्योंकि इजरायल उसके शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर चुका है। हमास के पॉलिट ब्यूरो में कौन बचा है उसकी जानकारी अब हम आपको देते हैं। इस्माइल हानिया चेयरमैन था, लेकिन वो इसी साल जुलाई महीने में मार गिराया गया। याहिया सिनवार भी मारा गया। हमास का पूर्व डिप्टी चेयरमैन सालेह अल अरूरी मारा जा चुका है। इसी तरह हमास के 3 सबसे बड़े नेता मारे जा चुके हैं। अब जो बचे हैं उनमें हुसम बदरान, सलाह अल बरदाविल, फाती हमद निजार अब्दाल्ला, जहर जबरीन, मूसा अबू मरजौक, खालिद मशाल है। खालिद के बारे में आपको बताना जरूरी है, जो कतर से संचालित पॉलिट ब्यूरो का प्रमुख है। वो 1996 से 2017 तक पॉलिट ब्यूरो का चेयरमैन रह चुका है। 97 में ओमान में इजरायल के जानलेवा हमले में बच गया था। इसमें एक और अहम नाम खलील अल हाया है, जिसने आज इजरायल को धमकी दी है। कहा है कि हमास इजरायल को मिटा देगा। ये गाजा का डिप्टी हेड है। तो ये चेहरे जो आप इस समय देख रहे हैं वो इजरायल की टारगेट लिस्ट भी है और हमास के वो नेता भी हैं जिनके कंधों पर हमास को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी है। सिनवार से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि अगर साल 2011 में इजरायल ने उसे रिहा नहीं किया होता तो 7 अक्टूबर 2023 का नरसंहार भी नहीं होता। सिनवार ने इजरायली जेल में 2 दशक से भी ज्यादा समय बिताया। वो जेल में ही था जब साल 2006 में एक इजरायली सैनिक को अगवा कर लिया गया।
गिलाद शालित को हमास आतंकियों ने अगवा किया था। 2011 में उसकी रिहाई के बदले 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया, उनमें सिनवार भी शामिल था। रिहा होने के बाद वो हमास का बड़ा नेता बन गया। वो 19 साल की उम्र में पहली बार गिरफ्तार हुआ था। उस पर 2 इजरायली सैनिकों की हत्या का आरोप था। उसे 4 आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 22 साल जेल में रहने के बाद 2011 की डील के तहत उसे रिहा किया गया। 2015 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। अगस्त 2024 में हानिया की हत्या के बाद वो हमास चीफ बन गया। दस्तक में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।